हेलो बच्चों। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये एक नया टॉपिक बच्चों चालू किया, बराबर है ना। और हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का जो हाइड्रोलिसिस बिहेवियर है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस होता नहीं या होता है, इस आधार पर हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बच्चों दो प्रकार बनाए। यदि कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम बच्चों बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसैकेराइड्स। और कल बच्चों हमने इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल जानकारी ली, बराबर ना। तो कल का जो वीडियो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, वो भी आप ध्यान से सुनिए, देखिए, और अपनी पीडीएफ फाइल जो नोट्स है तो वो भी बच्चों अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब जाते थोड़ा सा आगे। आज बच्चों सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने पूरा बताया, मैंने जितना मुझे बताना था वो मैंने कल पूरा बताया। वीडियो लेक्चर है तो आप बार बार देख सकते हैं, इसलिए इस लेक्चर में वो वापस रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, बराबर। इससे समय हमारा बचेगा बच्चों और हम आगे जाएंगे। तो आज हमें कार्बोहाइड्रेट्स का जो दूसरा प्रकार है वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमें देखना है। तो नेचुरली सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि विच कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो डेफिनेशन बहुत आसान है बच्चों। क्या डेफिनेशन? द कार्बोहाइड्रेट्स विच अंडरगो हाइड्रोलिसिस, द कार्बोहाइड्रेट्स विच अंडरगो हाइड्रोलिसिस एंड फाइनली प्रोड्यूस large number of same or different monosaccharide units are called as complex carbohydrate। यानी कि बच्चों ऐसे कार्बोहाइड्रेट कि जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बड़े बड़े हैं, जिनका हाइड्रोलिसिस होता है, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद दो या दो से ज़्यादा वो हमें सिंपल या डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स देते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान में रखना कि द कार्बोहाइड्रेट्स which undergo hydrolysis and produce two or more same or different monosaccharide units are called as complex carbohydrates। अब बच्चों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट 2 से 10 तक यानी 2 से 10 तक, 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट देता है, या बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट वो देता है, फ्यू नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स देता है ऑन हाइड्रोलिसिस, या लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स देता है। इस आधार पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के भी बच्चों हमने दो प्रकार किए। कौन से बेस पर? कि वेदर दैट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट गिव्स फ्यू नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स और लार्ज नंबर ऑफ monosaccharide units। complex carbohydrates are further classified as follows। अब इसमें बच्चों हम नंबर 1 देखते हैं, और नंबर 1 है बच्चों, ये है ओलिगोसैकेराइड्स। क्या नंबर 1? ओलिगोसैकेराइड्स। अब बच्चों हमें मालूम चाहिए कि हम ओलिगोसैकेराइड्स किसको बोलते हैं। What is the definition of oligosaccharide? बच्चों ओलिगो इस शब्द का मतलब आप जान लीजिए। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। अब यहाँ पे हम फ्यू का मतलब हम हमारे कन्वीनियंस के अनुसार लेंगे 2 to 10। क्या लेंगे हम? 2 to 10। तो बच्चों ओलिगोसैकेराइड किसको बोलते हैं समझ लीजिएगा कि हमारे पास एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है कि जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद यदि वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स देता है, 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स देता है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। इंग्लिश में बताना तो बहुत ही आसान है। द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 2 or 2 to 10 monosaccharide units are called as oligosaccharides। The word oligo means few, and here we will take few, the meaning of few as 2 to 10। 2 to 10 तो 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स देता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे?
ओलिगोसैकेराइड्स। अब ओलिगोसैकेराइड्स में भी हमने प्रकार किए। अब जैसे वो कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड 2 ही मोनोसैकेराइड यूनिट दे रहा तो उसको हम बोलेंगे डायसैकेराइड, 3 दे रहा तो उसको बोलेंगे ट्राइसैकेराइड, 4 देगा टेट्रासैकेराइड, 5 देगा पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, हेप्टासैकेराइड, है ना, ऑक्टा, नोना एंड फाइनली डेकासैकेराइड। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बच्चों। तो ओलिगोसैकेराइड्स के भी कुछ प्रकार देखते हैं। अब इसमें पहला प्रकार जो है बच्चों वो है नंबर ए और वो है डायसैकेराइड्स। अब बच्चों हम डायसैकेराइड्स किसको बोलते हैं? तो डेफिनेशन बहुत आसान है बच्चों। द कार्बोहाइड्रेट्स which on hydrolysis produce 2 same or different monosaccharide units are called as disaccharide। यानी कि बच्चों ऐसा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कि जो हाइड्रोलाइज होने के बाद 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देता है, चाहे फिर वो 2 सेम मॉलिक्यूल्स हो या डिफरेंट हो, लेकिन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देता है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बच्चों हम क्या बोलते हैं? डायसैकेराइड। क्या बोलते हैं इसको? डायसैकेराइड। अच्छा, सभी डायसैकेराइड्स का जनरल फार्मूला क्या है? सेम है। क्या है रे जनरल फार्मूला? C12H22O11। क्या इनका जनरल फार्मूला बताओ? C12H22O11, ये इनका जनरल फार्मूला। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे ये सुक्रोज लीजिए। अब सुक्रोज का ये एक सुक्रोज का जो हम शक्कर खाते हैं वो सुक्रोज का हम बच्चों हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल आपको क्या देता है? एक ग्लूकोज यूनिट और एक क्या देता है? फ्रुक्टोज यूनिट। जब भी आप किंग शुगर का सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल आपको हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या देता है? एक ग्लूकोज यूनिट और एक फ्रुक्टोज यूनिट। अब ये 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड दे रहा बच्चों, तो सुक्रोज को हम बोलते हैं कि ये डायसैकेराइड है, लेकिन ये क्या है? हेटेरो डायसैकेराइड है। ये क्या है? हेटेरो डायसैकेराइड है। हेटेरो डायसैकेराइड किसको बोलते हैं बच्चों? जो डायसैकेराइड ऑन इट्स हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स, इट इज कॉल्ड एज हेटेरो डायसैकेराइड। तो ये हो गया। तो ये सुक्रोज के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं माल्टोज। माल्टोज का भी यही फार्मूला है बच्चों, C12H22O11। जब हमने इसका भी हाइड्रोलिसिस किया, एसिड हाइड्रोलिसिस वगैरह, तो माल्टोज का एक मॉलिक्यूल आपको क्या देता है? 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो हम बोलते हैं कि एज माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 सेम मोनोसैकेराइड यूनिट्स, वी कॉल दिस माल्टोज एज होमो डायसैकेराइड। होमो डायसैकेराइड। तो ये हो गया। अब लेते हैं आखिरी का, ये लीजिए लैक्टोज। अब लैक्टोज का जो मिल्क शुगर भी बोलता है, जो एनिमल के मिल्क में रहता है, मिल्क को जो नेचुरल स्वीटनेस रहता है बच्चों, है ना, दूध नेचुरली जो थोड़ा बहुत मीठा लगता है, इसकी वजह है उसमें लैक्टोज का होना, इसलिए हम इसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं। लैक्टोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो बच्चों, तो आपको 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड मिलते हैं, एक ग्लूकोज मिलता है और एक गैलेक्टोज मिलता है। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर तो बच्चों आप देख चुके हैं मोनोसैकेराइड के वो टेबल में कल के लेक्चर में। गैलेक्टोज का आपने नहीं देखा। गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे, जब हम लैक्टोज का हार्वर्थ फार्मूला नाम का एक स्ट्रक्चर है, तो वो जब देखेंगे तब आपको गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर फार्मूला भी देखने को मिलेगा। तो लैक्टोज हमें 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड देता है, इसलिए लैक्टोज ये क्या हो गया? हेटेरो डायसैकेराइड। ये क्या हो गया? हेटेरो डायसैकेराइड। तो इस तरह बच्चों आपको ध्यान में आया होगा कि यदि डायसैकेराइड, यदि कार्बोहाइड्रेट 2 मोनोसैकेराइड देता है सेम और डिफरेंट, तो बोलो डायसैकेराइड। सभी डायसैकेराइड का जनरल फार्मूला सेम होता है, C12H22O11। अब यदि डायसैकेराइड और हाइड्रोलिसिस 2 सेम मोनोसैकेराइड देता है तो हम उसको बोलते हैं होमो डायसैकेराइड, और डिफरेंट मोनोसैकेराइड देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हेटेरो डायसैकेराइड।
तो आपको ध्यान में होगा कि सुक्रोज और लैक्टोज दे आर द एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोडाइसैकेराइड, व्हाइल माल्टोज इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोडाइसैकेराइड। तो ये हो गया बच्चों। अब ऐसे बहुत सारे डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में, बोर्ड बुक में जितने दिए हैं उतने मैंने यहाँ पे लिए। चलो अब देखते हैं नंबर बी। नंबर बी देखते हैं बच्चों, ट्राइसैकेराइड्स। सैकेराइड्स का मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट, ट्राइसैकेराइड्स। अब बच्चों देखो, ट्राइसैकेराइड्स का फॉर्मूला जो है सभी का सेम ही होता है, C18H32O16, C18H32O16। ये ट्राइसैकेराइड्स का जनरल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ट्राइसैकेराइड्स का एक फेमस एग्जांपल है बच्चों, और वो है रैफिनोज। जब हमने रैफिनोज का क्या किया, हाइड्रोलिसिस, क्या किया बच्चों, हाइड्रोलिसिस, तो हमें एक यूनिट मिलता है ग्लूकोज का, एक यूनिट मिलता है फ्रुक्टोज का, और एक यूनिट मिलता है गैलेक्टोज का। 3 डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट दे रहा बच्चों, मतलब ये हेटेरो ट्राइसैकेराइड है। तो इस तरह अब रैफिनोज के जैसे बहुत सारे ट्राइसैकेराइड्स है, उसमें से एक एग्जांपल हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो रैफिनोज ये ट्राइसैकेराइड है, और ये ट्राइसैकेराइड का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें क्या देते हैं, वो 3 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स देते हैं, सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट। चलो अब नंबर सी हमें देखना है, और ये है टेट्रासैकेराइड्स। टेट्रासैकेराइड्स का फॉर्मूला होता है C24, है ना, C24H42O21, C24H42O21। अब बच्चों ये जो टेट्रासैकेराइड्स है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C24H42O21, नेचुरली इनका एक मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपको बच्चों ये क्या देता है, 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देता है, सेम और डिफरेंट। सेम देता है तो बोलो होमो टेट्रासैकेराइड, डिफरेंट देता है तो बोलो हेटेरो टेट्रासैकेराइड। अब इसका एग्जाम्पल कौन है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है एक, उसका नाम है स्टैचियोज। और स्टैचियोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको वो एक मॉलिक्यूल देता है ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल देता है फ्रुक्टोज का, और 2 मॉलिक्यूल आपको किसके मिलते हैं, गैलेक्टोज के। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। मतलब बच्चों स्टैचियोज एक हेटेरो टेट्रासैकेराइड है। तो इस तरह से आप पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और फाइनली डेकासैकेराइड तक ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स किस में आते हैं बच्चों, ओलिगोसैकेराइड्स में, कि जो हाइड्रोलाइज होने के बाद कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देता है, तो उनको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो चलो पहला हो गया हमारा ओलिगोसैकेराइड्स, और उसमें ABC हो गया, ABC हो गया बराबर। अब हम देखते हैं इसमें नंबर 2। अब इसमें नंबर 2 है बच्चों पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स बच्चों आपको मालूम है कि पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी। तो हम पॉलीसैकेराइड्स कौन से कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे, वेरी सिंपल, द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस large number of same or different monosaccharide units are called as polysaccharide। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स देते हैं, तो बच्चों ऐसे मोनोसैकेराइड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। अब समझ लीजिए कोई पॉलीसैकेराइड जितने भी मोनोसैकेराइड दे रहा है दे आर ऑल सेम, आइडेंटिकल, तो ऐसे पॉलीसैकेराइड को हम बोलेंगे होमो पॉलीसैकेराइड। जैसे स्टार्च ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज यूनिट्स ओनली, तो होमो पॉलीसैकेराइड। लेकिन यदि पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने के बाद वो मुझे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स देता है, तो मैं उसको बोलूँगा हेटेरो पॉलीसैकेराइड।
मैं उसको क्या बोलूँगा, हेटेरो पॉलीसैकेराइड। तो इस तरह से अब इसके एग्जाम्पल कौन है, इसके एग्जाम्पल्स है बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे अलग अलग है। इसके एग्जाम्पल्स है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन, गम्स एटसेट्रा। इनके एग्जाम्पल जो है वो कौन है, स्टार्च, फिर सेल्यूलोज जे झाडाच्या खोडामध्ये असते, स्टार्च, सेल्यूलोज, उसके बाद ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन हमारे शरीर में रहता है, जब भी हमें ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो ये ग्लाइकोजेन हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है और हमारे बॉडी की ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। ग्लाइकोजेन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन, गम्स एटसेट्रा। तो ये सब हो गए बच्चों इसके बारे में। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो दो मुख्य भाग किए, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, और फिर ओलिगोसैकेराइड के सब पार्ट्स लिए हमने डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड। ठीक है बच्चों, चलो अब जाते हैं। तो ये हो गया बच्चों कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन का पहला प्रकार। एंड दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस बिहेवियर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यदि हाइड्रोलिसिस नहीं होता है तो बोलिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकेराइड, वो बात हमने कल देखी। और यदि हाइड्रोलिसिस होता है तो बोलो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और उसके ये प्रकार आज हमने देखा। तो यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन का जो पहला प्रकार है वो हमने बच्चों फिनिश कर दिया है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट का दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। दूसरे प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है नंबर 2, वो है क्लासिफिकेशन of carbohydrates, classification of carbohydrates on the basis of solubility, on the basis of solubility। मतलब जो गिवन कार्बोहाइड्रेट है वो पानी में सोल्यूबल है कि नहीं, टेस्ट कैसी है, स्वीट है कि टेस्टलेस है, क्रिस्टलाइन है कि नॉन क्रिस्टलाइन है, एमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है कि एमॉर्फस सॉलिड। ऐसे 2-3 बातों के आधार पर भी हमने कार्बोहाइड्रेट्स का बच्चों क्या किया है, क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम सबसे पहला हिस्सा लेते हैं शुगर्स। अब बच्चों आप शुगर्स कौन से कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं, बहुत ही सिंपल है, जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट है, जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट है, जो कार्बोहाइड्रेट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और जो कार्बोहाइड्रेट सोल्यूबल इन वाटर है, वाटर सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर सोल्यूबल है, पानी में डिजोल्व होता है इजीली। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, शुगर्स। सो व्हाट आर शुगर्स, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर sweet in taste, crystalline solids and water soluble are called as sugars, are called as sugars। अब शुगर यानी नाम से पता चल रहा है कि स्वीट इन टेस्ट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे पहचानेंगे बच्चों, जैसे आप शक्कर खाते हो, शक्कर आप हात कर लो और उसको रब करो, तर तुम्ही जेव्हा रब करता तर ते हाताला असं आपल्याला रुतल्यासारखं होते का, कारण साखरेचे क्रिस्टल्स असतात। इव्हन तुम्ही साखरेचा भुगा करा मिक्सरमध्ये तरी ते रुतेल, कारण की ते शेवटी क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे। असं पिठासारखं, फेस पावडरसारखं सॉफ्ट नाही लागत आपल्या हाताला। मग जे सॉलिड आपल्या हाताला चरचरीत लागतात, रुततात, त्यांना क्रिस्टलाइन सॉलिड म्हणायचं। तिसरी गोष्ट आहे पाण्यामध्ये रेडिली सोल्युबल असतात। बघा तुम्ही ग्लुकॉन डी पाण्यात टाका, कसं पटकन विरघळते, पटकन डिझॉल्व होते। सो रिमेंबर द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट, crystalline solids and water soluble are called as sugars, are called as sugars। तर हे झालं याविषयी। मग आता शुगरचे एक्झाम्पल्स कोण आहेत बॉ, तो शुगरचे एक्झाम्पल्स सर्व हे आहेत, ऑल मोनोसॅकॅराइड्स, ऑल मोनोसॅकॅराइड्स। पोरांनो जेवढी मोनोसॅकॅराइड्स आहेत ते सर्व मोनोसॅकॅराइड काल आपण टेबलमध्ये बघितले, ते म्हणजे जवळपास 20 आहेत, ते सर्व मोनोसॅकॅराइड शुगर्समध्ये येतात। आणि सर्व ऑलिगोसॅकॅराइड्स हे सुद्धा कशामध्ये येतात,
शुगर मध्ये येतात. सो रिमेंबर, all monosaccharides and all oligosaccharides, they are the examples of sugars. They are the examples of sugars. आता आपल्याला नंबर 2 बघायचं आहे आणि नंबर 2 आहे नॉन शुगर्स. पोरांनो, आपण नॉन शुगर्स कोणाला म्हणतो रे? फार सोपा आहे. द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर टेस्टलेस, किसी भी प्रकार की टेस्ट नहीं. amorphous solids, amorphous solids and insoluble in water, and insoluble in water are called as non-sugars. Remember, the carbohydrates which are tasteless, absolutely tasteless, amorphous solids and totally insoluble in water are called as non sugars. यानी कि बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट टेस्टलेस है, एमोर्फस सॉलिड्स है और पानी में इंसोल्यूबल है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं नॉन शुगर्स. अब इसको समझ लेते हैं. जैसे पोटॅटो लो, पोटॅटो में स्टार्च रहता है. आता तुम्ही कच्चा पोटॅटो घ्या पोरांनो, बटाटा, आणि तो जिभेवर ठेवा. तो बटाटा कापा आणि त्या बटाट्याचा जो स्लाइस आहे तो जिभेवर ठेवा किंवा त्याला चावा. अर्धा घंटा जरी तुम्ही तो चावत राहिले तर तुम्ही त्याची चव नाही सांगू शकत की तो आंबट आहे, गोड आहे, कडू आहे, तिखट आहे, खारट आहे ना, खारट आहे की कसा आहे, नाही सांगू शकत. म्हणजे ज्या साधारणतः 6 चवी आहेत आहे ना, आंबट, गोड, कडू, तिखट, खारट, तुरट, यातली एकही चव आपल्याला सांगता येत नाही. तसे कार्बोहायड्रेटला कोणती चव सांगता येत नाही. ॲमॉर्फस सॉलिड, पोरांनो आपण चेहऱ्याला फेस पावडर लावतो, गव्हाचं पीठ आहे, ज्वारीचं पीठ आहे, हे हाताला कसं लागते? सॉफ्ट लागते, चरचरीत नाही लागत, सॉफ्ट लागते. फेस पावडर सॉफ्ट लागते. तसे हे ॲमॉर्फस सॉलिड असतात, सॉफ्ट असतात, क्रिस्टलाइन सॉलिड सारखे चरचरीत नसतात आणि पाण्यामध्ये इन्सोल्युबल असतात. तर यांना आपण म्हणतो पोरांनो नॉन शुगर्स. सो ऑल सच कार्बोहायड्रेट्स विच आर ॲब्सोल्युटली टेस्टलेस, ॲमॉर्फस सॉलिड्स अँड इनसोल्युबल इन वॉटर, दे आर कॉल्ड ॲज नॉन शुगर्स. आता याचे एक्झाम्पल्स कोण आहेत? तो ऑल पॉलीसॅकॅराइड्स, all polysaccharides are the examples, all polysaccharides are the examples of non sugars. म्हणजे स्टार्च, सेल्युलोज है ना, ग्लाइकोजेन, गम्स, जितने भी पॉलीसैकेराइड, चाहे वो होमोपॉलीसैकेराइड हो, हेटेरोपॉलीसैकेराइड हो, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन शुगर्स. चला, तो मुलांनो आपलं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी झाली. हे 2 प्रकार झाले, शुगर्स या नॉन शुगर. मुझे आशा है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अब हम तीसरे प्रकार का बच्चों क्लासिफिकेशन लेते हैं और ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस of reducing behavior, on the basis of reducing behavior. यानी बच्चों कार्बोहाइड्रेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट होता है क्या? वो फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है क्या? करता है तो बोलिए रिड्यूसिंग शुगर, और नहीं करता है तो बोलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर. सो रिमेंबर, whether the aqueous solution of carbohydrate reduces failing solution or tolerance reagent, है ना? On this basis, we have classified carbohydrates in 2 types. If the aqueous solution of carbohydrate reduces failing solution tolerance reagent, we call them as reducing sugar. But if they do not reduce, then we call them as non-reducing sugar. अब इसमें बच्चों पहला भाग लेते हैं, नंबर 1, इसमें लेते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स. इसमें बच्चों हम लेते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स. अब रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट कि जिनका एक्वस सॉल्यूशन है ना, दे रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट. जिन कार्बोहाइड्रेट का एक्वस सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है इनटू रेड पीपीटी ऑफ किप्रस ऑक्साइड,
टोलेंस रीजन को रिड्यूस करता है इनटू व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर मेटल। ऐसे शुगर्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं बच्चों रिड्यूसिंग शुगर। नॉर्मली जिन कार्बोहाइड्रेट में फ्री अल्डेहाइड ग्रुप है या रिएक्शन के दौरान फ्री अल्डेहाइड ग्रुप क्रिएट होता है, फ्री अल्डेहाइड ग्रुप है ऑलरेडी या रिएक्शन के दौरान फ्री अल्डेहाइड ग्रुप क्रिएट होता है, तो फ्री अल्डेहाइड ग्रुप होने के कारण जो कार्बोहाइड्रेट्स ये रिड्यूसिंग बिहेवियर दिखाते हैं, मीन्स दे रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रीजन, सच शुगर्स आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। सच शुगर्स आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। सर अब रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन है? तो ऑल मोनोसैकेराइड्स है, ऑल मोनोसैकेराइड्स है। सर फिर मोनोसैकेराइड्स में तो सर ये आते हैं अल्डोजेस और कीटोजेस, तो दोनों है क्या? यस, दोनों है। अल्डोजेस और कीटोजेस है ना, जो मोनोसैकेराइड्स है जितने भी, चाहे वो अल्डोजेस हो कीटोजेस हो, दे ऑल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, दे ऑल रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रीजेंट। सर अल्डोजेस का समझ में आया सर? अल्डेस कीटोन्स में हमने देखा कि अल्डेस कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, दे रिड्यूस टोलेंस रीजेंट फेलिंग सॉल्यूशन। क्यों? अल्डेहाइड ग्रुप है। तो सर अल्डोजेस रिड्यूस कर पाएंगे फेलिंग सॉल्यूशन टोलेंस रीजेंट, को समझ में आया सर, लेकिन कीटोजेस कैसे? कीटोजेस कैसे? ये नहीं समझ में आया सर। आप बोले कि जो कीटोजेस, जो मोनोसैकेराइड कीटोजेस है वो कीटोजेस भी दिखाते हैं। सर कीटोजेस कैसे दिखाते हैं? हमने तो देखा था कि कीटोन्स डू नॉट शो रिड्यूसिंग बिहेवियर, दे डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन टोलेंस रीजन। सर फिर यहाँ पे कीटोजेस कैसे क्या दिखाते हैं रिड्यूसिंग बिहेवियर? तो उसका कारण मैं बताता हूँ। जैसे मैं फ्रुक्टोज लेता हूँ, फ्रुक्टोज का बच्चों ये फार्मूला है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, फिर नीचे CH2OH है, 1 2 3 4 5। ये मैं पोजीशन लिख लेता हूं यहां पे। अब देखो बच्चों, ये फ्रुक्टोज है, हालांकि ये कीटोज है क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप है, लेकिन हमने देखा कि फ्रुक्टोज का एक्वस सॉल्यूशन हमें रिड्यूसिंग बिहेवियर दिखाता है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रीजन। हाउ? क्यों हो रहा है ये? इसलिए कि इसमें एनोलाइजेशन नाम की एक प्रोसेस होती है बच्चों। कौन सी प्रोसेस होती है? एनोलाइजेशन नाम की प्रोसेस होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि OH बॉन्ड ब्रेक होता है, CH बॉन्ड ब्रेक होता है, ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक होता है, ये जाता है इधर और ये जाता है इधर। मग काय होईल? कार्बन ऑक्सिजन मध्ये डबल बॉन्ड येईल, म्हणजे बघा CH डबल बॉन्ड हो, मग इथं काय झालं बाबा रे, बघा CHOH, आणि मग खाली तर असं आहेच, हे खालचं ॲज इट इज OHH, मग इथं HOH, मग इथं HOH। क्या झालं पोरांनो? फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल्स पानी में थे, एक्वा सॉल्यूशन में, ये कीटो फॉर्म में थे, ये कीटो फॉर्म में, बट सम मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रुक्टोज दे अंडरगो एनोलाइजेशन प्रोसेस एंड दे कन्वर्ट इनटू दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दे कन्वर्ट इनटू दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कि जहां पे ये आपको फ्री अल्डेहाइड ग्रुप दिख रहा है। अब सोचिए कि आपने फ्रुक्टोज, आपने तो डाला फ्रुक्टोज को पानी में, आप तो बोलेंगे फ्रुक्टोज का एक्वा सॉल्यूशन है भैया, लेकिन क्या होता है पानी में? कुछ फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल दे कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ड्यू टू एनोलाइजेशन। अब एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों? कुछ मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज के रहेंगे, कुछ मॉलिक्यूल ग्लूकोज के रहेंगे। अब जो कुछ मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं उनमें फ्री अल्डेहाइड ग्रुप है, और फ्री अल्डेहाइड ग्रुप के कारण, फ्री अल्डेहाइड ग्रुप है तो उसके कारण ये मॉलिक्यूल्स हमें क्या दिखाएंगे? रिड्यूसिंग बिहेवियर दिखाएंगे, टोलेंस रीजन फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे, बराबर। लेकिन अब आप क्या बोलेंगे? हमने तो क्या लिया था? फ्रुक्टोज लिया था, ग्लूकोज तो लिया ही नहीं था, हमने पानी में डाला फ्रुक्टोज, हम तो बोलेंगे फ्रुक्टोज का एक्वा सॉल्यूशन है, और वो रिड्यूसिंग बिहेवियर दिखा रहा बिकॉज ऑफ दिस एनोलाइजेशन प्रोसेस, बिकॉज सम फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। So that's why fructose solution becomes able to reduce failing solution and tolerance region. And that's why all monosaccharides, चाहे वो aldoses हो, ketoses हो, they all can act as reducing sugar. ओके, आता डायसॅकराइड्स मध्ये तुम्हाला मुलांना माहित आहे सुक्रोज आहे, माल्टोज आहे, लॅक्टोज आहे, तर या तिघांपैकी फक्त सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, लैक्टोज माल्टोज है। सर क्यों? जब हम सुक्रोज का आगे एक दो चार लेक्चर हो जाने दो, सुक्रोज का आप स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, एक हार्वर्थ फार्मूला है, तो सुक्रोज में आप कुछ भी करो फ्री अल्डेहाइड ग्रुप क्रिएट होता ही नहीं।
दैट्स व्हाई सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन लैक्टोज माल्टोज में यदि वो रिंग आप ब्रेक करेंगे, वो आगे आएगा, अभी मैं ज्यादा बताता नहीं क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा। लैक्टोज और माल्टोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप क्रिएट हो सकता है, सुक्रोज में नहीं। इसलिए लैक्टोज और माल्टोज दे एक्ट एज रिड्यूसिंग शुगर, दे एक्ट एज रिड्यूसिंग शुगर। तो सभी मोनोसैकेराइड्स है, लैक्टोज, माल्टोज, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। तो बच्चों ध्यान में रखना कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का एक्वस सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करता है, हम उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। एग्जांपल्स कौन है? तो जितनी भी मोनोसैकेराइड्स है, चाहे वो अल्डोसिस हो, कीटोसिस हो, वो सभी रिड्यूसिंग शुगर्स ही है। हायर कार्बोहाइड्रेट्स में हमने देखा जैसे डायसैकेराइड्स में, लैक्टोज माल्टोज, इनमें हावर्थ फार्मूला हम देखेंगे, उस पर आपको मैं समझाऊंगा कि रिंग ब्रेक करके फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी क्रिएटेड इन लैक्टोज एंड माल्टोज, and due to the presence of free aldehyde group they can act as reducing agent, they can reduce failing solution tolerance reagent। तो लैक्टोज माल्टोज आते हैं, तो ये है, सुक्रोज नहीं। अब देखिए दूसरा प्रकार हम इसमें से देखते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दूसरा प्रकार हम क्या देखते हैं बच्चों? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब देखिए बच्चों, जिन कार्बोहाइड्रेट का एक्वस सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस नहीं करता, उनको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके एग्जाम्पल कौन है? डायसैकेराइड्स में सुक्रोज है, मैंने अभी बताया। सुक्रोज का जब हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे डिटेल में, तब मैं आपको बताऊंगा बच्चों बाकायदा, अभी बता नहीं सकता क्योंकि आपका हावर्थ फार्मूला का टेक्निक ही नहीं हुआ। सुक्रोज में आप कुछ भी करो, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन नॉट बी क्रिएटेड, सो वी कॉल सुक्रोज एज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वी कॉल सुक्रोज एज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज के अलावा और कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो ऑल पॉलीसैकेराइड्स, ऑल पॉलीसैकेराइड्स, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स है बच्चों, वो सभी किसके एग्जाम्पल्स है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल्स है। तो ये बात ध्यान में रखना कि सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरह बच्चों ये हमारा क्लासिफिकेशन का टाइप भी हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग बिहेवियर वी आर क्लासिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स इनटू टू टाइप्स। यदि फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करता है तो रिड्यूसिंग शुगर, और नहीं करता है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये सब अपना हो गया बच्चों, बहुत अच्छे से हो गया। आज का टॉपिक बहुत सिंपल था, आप एक या दो बार भी मन लगा के सुनते हैं तो आपको बिल्कुल ये आ जाता है। ठीक है, तो आज हम बच्चों यहीं पे ठहरते हैं। कुछ भी डाउट रहा तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप नंबर पर डिफिकल्टी पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए। ठीक है, तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।